हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th सिविक्स के नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकेंड लेसन का फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, जिसका नाम है संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो ये संघवाद यानी ये फेडरलिज्म है क्या? तो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा है, जो फर्स्ट लेसन है, उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे सत्ता के साझेदारी के रूप, जिसमें हमने आपको सेकेंड पॉइंट पे बताया था कि जब सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि वर्टिकल डिवीज़न होता है तो उसे ही फेडरलिज्म कहा जाता है। तो सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण था वो आपको याद होगा कि एक केंद्र सरकार और उसके अधीन राज्य सरकार और कहीं कहीं पर तीसरे स्तर की सरकार की व्यवस्था होती थी। तो फेडरलिज्म है क्या? तो अगर हम फेडरलिज्म की अब बात करें तो देखिए, हम लोग दोनों चीज़ अलग अलग देख लेते हैं। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपसे डिफरेंट पूछ सकता है। तो एक तरफ हम लोग फेडरलिज्म के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, और दूसरे तरफ हम लोग जो है मतलब कि यूनिटेररी या एकात्मक शासन की बात देखेंगे। तो यहाँ पर अगर कहें तो संघात्मक शासन या संघवाद या फेडरलिज्म गवर्नमेंट, क्या है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट। और दूसरा देखेंगे एकात्मक शासन या एकात्मक सरकार, जिसे हम लोग कहेंगे यूनिटेरी गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? यूनिटेरी गवर्नमेंट। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? फेडरलिज्म गवर्नमेंट। तो एक एक को देखते हैं। फेडरलिज्म गवर्नमेंट के अंतर्गत दो प्रकार की, प्रायः सामान्यतः दो प्रकार की सरकारें होती हैं, यानी टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कितने? टू लेवल होते हैं गवर्नमेंट की। पहला जो लेवल है उसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है ना? इस सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे कई स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट कह दें या प्रोविंस गवर्नमेंट होती हैं, यानी कई स्टेट राज्य सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंस गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है ना? इन दोनों की अलग अलग बात करते हैं। जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती हैं, इन दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं। जैसे पहले को कहा जाता है सामान्यतः केंद्र सरकार देश के राष्ट्रीय हितों से जुड़े यानी राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों को देखती है, यानी यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो जो राष्ट्रीय हित के हैं, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के हैं, उनकी देखरेख करते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो दैनिक कामकाज होते हैं, उन दैनिक कामकाज को देखते हैं, यानी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मामलों को देखती है। एक चीज और समझना है, यहाँ पर ये दोनों गवर्नमेंट अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करती हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करती हैं। तो यहाँ कह सकते हैं बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर, यानी कि दोनों अलग अलग तरीके से अपने शक्तियों का या अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
तो कुल मिला के फेडरलिज्म क्या है? जो ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, संविधान द्वारा टू लेवल गवर्नमेंट, प्रायः टू से अधिक 3 लेवल भी हो सकता है, प्रायः यानी कि सामान्यतः 2 लेवल गवर्नमेंट का गठन किया जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और कई स्टेट गवर्नमेंट होने चाहिए। इन दोनों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बंटे होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रीय हित के मामले यानी नेशनल कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मामलों को देखना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को दैनिक कामकाज यानी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामलों को देखना चाहिए। इसके विपरीत हम लोग आते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट्स, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन में यहाँ पर जैसे बताया गया कि इसमें 2 लेवल गवर्नमेंट होती है, 2 लेवल गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पर 1 लेवल गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है। यहाँ पर 1 लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो अधिकार हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो प्रायः सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। जितनी शक्तियाँ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम करते हैं, यानी कि सब यूनिट के रूप में काम करते हैं या उनके अधीन काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? सबऑर्डिनेट या सब यूनिट के रूप में काम करते हैं। तो सबऑर्डिनेट कर दीजिए, यानी सब यूनिट के रूप में क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम करते हैं यानी अधीन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कहा गया कि मोर गवर्नमेंट्स, दोनों सरकार जो बोथ लेवल की गवर्नमेंट हैं वो अपने अपने पावर्स में इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ क्या कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो सब यूनिट हैं और ये सब यूनिट के रूप में काम करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम करेंगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन राज्य सरकारें काम करती हैं। दोनों में एक और अंतर है, यहाँ पर जो फेडरलिज्म है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सामान्यतः ऑर्डर नहीं दे सकती, यानी कि कह दें तो कैन नॉट ऑर्डर, यानी प्रायः कोई ऑर्डर नहीं दे सकती राज्य सरकार को। और यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी ऑर्डर यानी कोई भी आदेश दे सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर दे सकती है या आदेश दे सकती है। तो आपसे चैप्टर है फेडरलिज्म, लेकिन कभी भी आप समझिएगा गवर्नमेंट्स के 2 टाइप्स, किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम के 2 टाइप्स हैं, यानी 2 प्रकार हैं। एक संघात्मक शासन यानी फेडरलिज्म गवर्नमेंट, दूसरा एकात्मक शासन या यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो संघात्मक शासन में आपको एग्जाम्पल्स जो बता दिए गए संघात्मक शासन के, उनको आपको समझना है कि यहाँ 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी, केंद्र और राज्य। इनके अधिकार क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशंस द्वारा अलग अलग होंगे, यानी बोथ लेवल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट पावर का, स्वतंत्र शक्तियों का प्रयोग करती है। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रायः कोई आदेश नहीं दे सकती है, ठीक है ना। दोनों स्वतंत्र सरकार के रूप में काम करेंगी। और यहाँ क्या है, 1 लेवल गवर्नमेंट है, सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब यूनिट हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम करती हैं। और केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है, पावर नहीं देती है। क्या देती है? ऑर्डर देती है, पावर नहीं देती है। इसलिए सभी शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित हैं, 1 पोस्ट 1 पर्सन पर सभी पावर केंद्रित होने के कारण इसे एकात्मक शासन यानी यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। और यहाँ शक्तियाँ डिवाइड होने के कारण इसे फेडरलिज्म यानी कि संघात्मक शासन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, संघात्मक शासन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका बेल्जियम दिखाया गया था।
एकात्मक शासन में श्रीलंका ले लीजिए, इस समय चीन भी उसी में आता है, ठीक है ना। तो आपको अब इसके एग्जाम्पल खोजने हैं, आप लोग ढूंढिएगा कि कौन कौन से यहाँ पर ऐसे शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं। अब सेकंड टॉपिक आपको देखना है फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना। इसको हटाते हैं। अगला टॉपिक है संघात्मक शासन की विशेषताएं, यानी कौन कौन से फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट के फीचर्स के रूप में, यानी फीचर ऑफ फेडरलिज्म यानी संघात्मक शासन की विशेषता। तो हम लोग क्या देखेंगे, फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो संघात्मक शासन की कई विशेषताएं हैं, ये कहें फेडरलिज्म के अनेक टाइप ऑफ फीचर्स हैं, उनको एक एक करके देखना है। पहले नंबर पर अगर कहें कि जहां पर फेडरलिज्म यानी संघात्मक शासन होता है वहां दो, यानी कि वहां सरकार के जो गवर्नमेंट है या सरकार है उसके दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। यही आपको बताया गया पहले ही कि 2 लेवल गवर्नमेंट होती है, कहीं कहीं 3 लेवल स्थानीय गवर्नमेंट की भी व्यवस्था होती है। तो यहाँ कहा गया गवर्नमेंट के 2 लेवल या मोर लेवल, 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ कह दें देयर आर 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट्स, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता फेडरलिज्म की देखें कि तो इसमें कहें कि अलग अलग स्तर की गवर्नमेंट, यानी कि जो अलग अलग स्तर की जो गवर्नमेंट है, अलग अलग स्तर की गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। यानी कि अगर कहें कि एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं या इनके लिए कार्य करती हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट है अपने स्टेट के लोगों के लिए कानून बनाएगी। तो हुआ क्या कि जो दोनों सरकारें हैं, 2 लेवल्स की दोनों गवर्नमेंट हैं, वो 1 सिटीजन ग्रुप्स, एक ही जो नागरिक समूह है उसी पर कार्य करती हैं, उसी के अधीन या वहीं पर अधिकार, वहीं पर जो है शासन कार्य करती हैं। अब यहाँ पर कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे कानून बनाना, लेजिस्लेचर कह सकते हैं, कानून बनाना, ठीक है ना, लेजिस्लेशन। इसके बाद कर, कानून बनाने के अलावा कर वसूलना, टैक्सेशन करना या टैक्सेशन कह देते हैं, कर वसूलना। और इसके अलावा प्रशासन को संचालित करना, यानी कि जो प्रशासन है उसका अलग अलग अधिकार क्षेत्र निर्धारित करना, यानी एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इन तीनों से संबंधित जो जुडिशरेशन है, यानी कि जो अधिकार क्षेत्र हैं वह जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यानी ये दोनों स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह के अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण करती है, जैसे कानून बनाना, कर वसूलना या प्रशासन व्यवस्था को संचालित करना। थर्ड नंबर क्या कहता है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र, यानी जो पावर है, जो अधिकार क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे मतलब कि ज्यूरिडिक्शंस कहते हैं। अधिकार क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूरिडिक्शंस कहते हैं। ठीक है ना। जो अधिकार क्षेत्र हैं यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित होते हैं। यानी जो 2 लेवल्स की गवर्नमेंट है उन दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस द्वारा जो ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन किया जाता है या उनको अलग अलग निर्धारित किया जाता है। तो जो फेडरलिज्म होगा उसमें दोनों गवर्नमेंट, दोनों 2 लेवल की जो गवर्नमेंट हैं, दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स के जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो पावर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस द्वारा अलग अलग स्पेसिफिकेशन से अलग अलग उनका जो है विभाजन किया जाता है। विभाजन के साथ साथ कह सकते हैं उनका निर्धारण किया जाता है। चौथा अगर देखें, कोई भी मौलिक प्रावधान संविधान में, कहाँ पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में कोई भी मौलिक प्रावधान यानी जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, कोई भी फंडामेंटल प्रोविजंस को कोई भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, मौलिक प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों को बदलने के लिए दोनों लेवल की गवर्नमेंट का समर्थन, बहुमत, मेजॉरिटी चाहिए। ओके, यानी वन लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अकेले किसी भी प्रकार के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, मौलिक प्रावधान हैं, उनको बदल नहीं सकती है। पांचवा देखते हैं, यहाँ पांचवा समझना है कि अगर केंद्र व राज्य सरकारों, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रावधानों को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस समय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रावधानों को एक्सप्लेन करेगा या कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रावधानों की व्याख्या करेगा कि वह प्रावधान किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। सामान्यतः कहें कि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उसमें सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णायक भूमिका को निभाता है। चलिए आगे देखेंगे। 6 नंबर पर देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो फेडरलिज्म होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो रेवेन्यू स्रोत हैं, दोनों के जो रेवेन्यू मतलब जो कर वसूला जाना है, तो रेवेन्यू सोर्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशंस में दोनों को अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए जाते हैं। यानी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ईच लेवल गवर्नमेंट और क्लियरली मतलब कि एक प्रकार से क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी कि जो हमारा संघात्मक शासन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन दोनों के रेवेन्यू यानी जो राजस्व हैं, जो आय के स्रोत हैं, उन आय के स्रोतों को अलग अलग विभाजित किया जाता है या अलग अलग स्पेसिफिकेशन निर्धारित किया जाता है। जो 7वां है ये थोड़ा सा इसको देखना है कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट जो हमारा संघात्मक शासन है, इस संघात्मक शासन के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं, वो कितने होते हैं? 2 उद्देश्य। यानी यहाँ पर कह दें कि 2 ऑब्जेक्ट होते हैं या मुख्यतः डुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला और दूसरा। संघात्मक शासन व्यवस्था के कितने डुअल ऑब्जेक्ट यानी 2 उद्देश्य होते हैं। तो पहला अगर कहें तो देश की एकता व सुरक्षा करना, देश की एकता व सुरक्षा करना, यानी एक प्रकार से कहें सेफगार्ड एंड
सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है ना, सेफगार्ड एंड यूनिटी ऑफ कंट्री को प्रमोट करना होता है। और दूसरा है जो क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं, जो क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं, यानी कि एक प्रकार से कहें कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज होती हैं, उन डाइवर्सिटीज का सम्मान करना होता है। बिना इसके सम्मान के फेडरलिज्म शासन नहीं चल सकता है। बेल्जियम ने अपने क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान दिया, इसलिए वहाँ पर संघात्मक शासन चला। श्रीलंका ने अपनी क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान नहीं किया, इसलिए वहाँ सिविल वार यानी गृह युद्ध हुआ। तो दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, पहला देश की एकता और सुरक्षा, ठीक है ना, सेफगार्ड, मतलब सेफगार्ड अगर कहें तो सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी यानी कि प्रमोटेड यूनिटी ऑफ कंट्री, और दूसरा एक्यूमुलेटेड रीजनल डाइवर्सिटीज। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी समझना है कि एन आइडियल फंड जो संघात्मक शासन है, यानी कि आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बीन टू एक्सेप्ट्स, यानी कि जो एक आइडियल संघात्मक शासन व्यवस्था है उससे हम लोग दो प्रकार की एक्सेप्ट करते हैं। 8वां कर दीजिए, जो आइडियल, मतलब कि आइडियल को क्या कहेंगे, जो आइडियल संघात्मक व्यवस्था है उससे हम लोग दो प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। पहली अपेक्षा क्या है कि उसमें आपसी भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपसी भरोसा होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। तो एक प्रकार से अगर कहें कि जो आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बीन बोथ एक्सेप्ट, पहला हो जाएगा म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरा हो जाएगा आर्गूमेंट टू लिव टुगेदर, आर्गूमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम एक आइडियल संघात्मक शासन की बात करें तो उससे भी हम लोग दो प्रकार, उसके दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। तो इस प्रकार से हम लोग संघात्मक शासन की विशेषता यानी फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स हैं उनको देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे फेडरल शासन यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किस किस प्रकार से गठित होते हैं, तरीके बताएंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनूप सर, यूट्यूब चैनल SST बाई अनूप सर।